हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का सिलेबस का जो सेशन लेकर के आया हूं। तो जितने भी 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं जो इस वर्ष 11वीं क्लास में गए हैं तो इस सेशन को ज़रूर देखेंगे। और आज से यह हमारा पहला क्लास शुरू हो रहा है 11वीं क्लास का, जिसमें हम लोग हिंदी का संपूर्ण सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे कि आप लोग को 11वीं क्लास में हिंदी में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन से बुक से आप लोग को पढ़ाई करना है और उस बुक में कितने चैप्टर हैं। जैसे 10वीं क्लास में आप लोग 2 बुक से पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या 11वीं क्लास में भी आपको 2 बुक पढ़ना है? आपके मन में ये सब सवाल होंगे। तो आइए आपके इन सभी सवालों का एक एक करके आज मैं जवाब दूंगा। तो इस सेशन के साथ आप लोग बने रहिएगा और अपने भाई बहन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो इस वर्ष 11वीं में गए हैं। सबसे पहले हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे आपके 11वीं क्लास का सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आप लोग को कौन सा बुक पढ़ना है हिंदी में। तो जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो इस वर्ष 11वीं क्लास में गए हैं, तो उनको जो बुक पढ़ना है हिंदी में उसका नाम है दिगंत। दिगंत जो कि क्या है, भाग 1 है 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए। तो वो लोग इस किताब को ज़रूर ले लेंगे। मार्केट में जो है एक और किताब मिल रहा है जिसमें चैप्टर तो दिया है लेकिन उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया, यानी वो हेल्प बुक है। तो आप लोग को ये वाला किताब लेना है और इससे आप लोग को क्या करना है, तैयारी करना है। मैं यही कहूँगा किताब लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे मार्केट वाले क्या करते हैं कि वो किताब भी देते हैं तो बहुत सारे बच्चे ले भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस किताब को लीजिएगा तो इसमें केवल चैप्टर दिए गए हैं, उसके साथ साथ लेखक परिचय दिया है। तो ये पढ़िएगा आप, तो आपको अच्छा रहेगा पढ़ने में। और खुद से भी अगर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको याद भी होगा, और उस किताब से क्या होगा कि आप केवल रटिएगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि यही आप किताब लें। इस किताब से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। और रहा सवाल आप लोग के मन में ये कि क्या हिंदी में 2 बुक पढ़ना है, तो नहीं, आपको केवल एक ही किताब ये लेना है, एक ही किताब लेना है। और इसमें कुल मिलाकर के 12 चैप्टर गद्य खंड में और 12 काव्य खंड में है। तो कुल मिला के 24 चैप्टर जो है आपके किताब में दिए गए हैं। 12 12 दूनी का 24 चैप्टर जो इस बुक में है, गद्य खंड काव्य खंड करके, और 3 पाठ जो है आपका प्रतिपूर्ति का दिया गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग जो है देख लेते हैं कि आपको हिंदी में कौन कौन से भाग पढ़ना है। तो गद्य खंड पढ़ना है। गद्य खंड में कुल मिलाकर के 12 चैप्टर है जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया। फिर इसके बाद आपको काव्य खंड का भाग पढ़ना है, इसमें भी कुल मिलाकर के 12 चैप्टर दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको प्रतिपूर्ति से जो है चैप्टर दिए गए हैं, कुल 3 चैप्टर। तो 24 और 3 कितना हो गया, 24 में अगर आप 3 जोड़िएगा तो 27 होगा। और इसके बाद व्याकरण के जो टॉपिक होते हैं जो आप 10वां क्लास में पढ़े हैं, वही सब ग्रामर के टॉपिक को आपको आगे पढ़ना है। लेकिन कुछ टॉपिक जो आपको अलग देखने को मिलेंगे जो कि मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। तो ध्यान रखना है, हिंदी बुक में जो हिंदी बुक का जो हमारा हिंदी हो गया 11वीं कक्षा का 100 मार्क्स का हमको तैयारी करना है। तो इसमें हम लोग को गद्यखंड, काव्यखंड, प्रतिपूर्ति और व्याकरण, इन चारों टॉपिक, इन चारों जो हमारे टॉपिक्स हैं इसको अच्छे से कवर करना है। तभी जो है हम लोग हिंदी में 100% जो है तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग जो गद्यखंड भाग है उसका चैप्टर को देखेंगे कि बुक के अंतर्गत जो है गद्यखंड में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो गद्यखंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जो है सबसे पहला पाठ पूस की रात, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कविता की परख, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। कविता को परखने के बारे में इन्होंने बताया है। तीसरा लेसन आंखों देखा गदर है, जो विष्णु भट्ट गोडसे वारसाईकर के द्वारा लिखा गया है। चौथा पाठ जो है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर है, जो कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया है। 5वां चैप्टर जो चलचित्र है, जो सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है। और मेरी वियतनाम यात्रा, जो भोला पासवान शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुल मिलाकर के 6 चैप्टर हुआ आपका गद्यखंड का। बाकी के 6 चैप्टर की बात करेंगे तो 7वां आपका जो पाठ हो गया सिक्का बदल गया, जो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। और उत्तरी स्वप्न पर हरि क्रांति, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है।
एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। सूर्य औदलेन स्मेकल का है। भोगे हुए दिन मेहरुन्निसा परवेज का है। और गांव के बच्चों को शिक्षा ये कृष्ण कुमार का है। तो कुल मिलाकर के ये 12 चैप्टर है जो किसके द्वारा ये जो 12 चैप्टर आपको गद्यखंड में पढ़ना है। और बात करेंगे हम लोग काव्यखंड का, तो काव्यखंड का जो चैप्टर है ये भी कुल मिलाकर के 12 चैप्टर आपके बुक में दिए गए हैं। इसमें आपको कौन कौन से पाठ पढ़ना है इसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। आपका जो है ना क्या है, पद है जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो है पद आपका कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद जो है पद आपका जो है मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद चौथा जो पाठ है आपका पद ये सहजोबाई के द्वारा लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें आपका 4 पाठ जो है ना पद का दिया गया है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 5वां पाठ, तो भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। 6ठा लेसन जो आपका झंकार है जो मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका 6 पाठ किसका है, तो काव्यखंड का है। बाकी का अगर हम 7वां पाठ की बात करेंगे तो तोड़ती पत्थर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा है। बहुत दिनों के बाद ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। गालिब आपका जो कि एक त्रिलोचन की रचना है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो जगन्नाथ है जो केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखा है। पृथ्वी नरेश सक्सेना के द्वारा लिखा गया और मातृभूमि अरुण कमल के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुल मिलाकर के 12 चैप्टर आपके काव्यखंड के हैं जो हमें इसको पढ़ना है। जब हम लोग काव्यखंड देख लेंगे, काव्यखंड को पढ़ लेंगे तो प्रतिपूर्ति आता है। इससे आपका जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसे भी हमें ध्यान देना है। तो आपके प्रतिपूर्ति सेक्शन में 3 चैप्टर है। पहला है पागल की डायरी जो लुसुन के द्वारा लिखा है। नया कानून जो सआदत हसन मंटू के द्वारा लिखा गया है। और सफ़ेद कबूतर जो न्यूयन क्लॉन्ग नाथ के द्वारा जो ये लिखा गया है। तो ये 3 चैप्टर आपका प्रतिपूर्ति का है। तो इसे भी हम लोग को पढ़ना है। वन शॉट करके हम लोग इसका अध्ययन कर लेंगे। जो भी इसमें लेखक के बारे में बताया गया है, पाठ के बारे में जो जिक्र किया गया, वो सब हम लोग वन शॉट यानी एक क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादातर इससे ऑब्जेक्टिव आता है। अब रहा सवाल व्याकरण का, तो अभी तक आप लोगों ने व्याकरण में देखा होगा कि सब्जेक्टिव में गद्यांश आप लोग बनाए होंगे 10वीं कक्षा में। गद्यांश से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक, लेकिन 11th में और 12th में ये गद्यांश नहीं आता है। 20 नंबर का जो आप 10वां क्लास में गद्यांश बना करके आए हैं, गद्यांश पढ़ के उसका जो प्रश्न दिया है उसको बना के आए हैं आप, लेकिन इसमें आपको गद्यांश और जो प्रश्न उत्तर दिया रहता है वो नहीं मिलता है, मतलब गद्यांश नहीं आता है। आप जो है संवाद बनाए हैं, पत्र लेखन के साथ आपको संवाद मिला है, लेकिन यहाँ पर संवाद आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको एक अलग से संक्षेपण जो है संक्षेपण करने के लिए दिया जाता है। संक्षेपण सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप संवाद नहीं तो पत्र बनाते थे, यहाँ पर आपको जो है संक्षेपण अलग से मिलता है जो 4 अंक का होता है, 4 नंबर का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी ग्रामर में आप लोग के लिए क्या चेंजेज हुए हैं। 10वां में जो आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़ करके तैयारी किए थे, क्या 11th क्लास में भी वही हिंदी ग्रामर पढ़ना है? आपके मन में ये सवाल होगा। तो मैं बता दूं कि हिंदी ग्रामर हमको वही पढ़ना है जो हम 10वां में पढ़े हैं, 9 क्लास में पढ़े हैं, 8 में पढ़े, वही सब पढ़ना है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक जो चेंज हो जाते हैं सब्जेक्टिव में, जो कि मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला जैसे वर्ण विचार लिखा है, तो ये आप पढ़े ही हैं 10वां में। शब्द भी आपने पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं आपने पहले पढ़ा है। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक, वाक्य विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे, ये सब चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। इससे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर बात करेंगे पदबंध का, तो पदबंध से भी क्वेश्चन आते हैं। शुद्ध और अशुद्ध शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। शुद्ध वाक्य या फिर शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गया या शुद्ध अशुद्ध शब्द हो गया, उससे क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें पत्र लेखन पूछता है। पत्र लेखन जो कि आवेदन पत्र पूछ देता है, या कभी कभी जो है दोनों पत्र या दोनों आवेदन दे देता है। तो अथवा में हमको 2 चीज़ें मिलती हैं, या तो पत्र मिलेगा या आवेदन मिलेगा, या फिर दोनों पत्र मिल जाएगा। तो
पत्र लेखन हमारा सब्जेक्टिव में पूछता है। संक्षेपण जो है 4 नंबर का संक्षेपण आता है और आपका निबंध लेखन जो है आता है। तो ये 3 जो आखिरी के टॉपिक हैं, इससे आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी के जो चैप्टर हैं इनसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब रहा सवाल आपके मन में ये कि क्या सर हम लोग जो ये पढ़ाई करेंगे, क्या 12th क्लास यानी इंटर का जो परीक्षा हम लोग देंगे फाइनल, क्या उसमें इन सभी से प्रश्न पूछा जाएगा? तो मैं कहूँगा आप लोगों से नहीं। केवल आप लोगों को क्या करना है, ग्रामर पे ध्यान देना है। ग्रामर से जो है 100% चांस है कि आपका जब इंटर का फाइनल एग्जाम दीजिएगा, 12th का फाइनल एग्जाम दीजिएगा, तो वहाँ आपसे जो है ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बुक से आपका जो ये आप पढ़ाई करिएगा, ये जो दिगंत भागवन है, जितना भी आप ये चैप्टर पढ़िएगा दिगंत भागवन का, इससे आपसे जो है कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको अपने ग्रामर को मजबूत करना है। तो हिंदी का तो किताब आप पढ़िएगा ही, क्योंकि 11th का एग्जाम देना है तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको ग्रामर पर देना है। और जब 12th में जाइएगा तो वहाँ का जो आपको चैप्टर या बुक पढ़ाया जाएगा तो उसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि उससे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 11th में ज़्यादा से ज़्यादा 100% अपने ग्रामर पर ध्यान देना है, ग्रामर को मजबूत करना है। अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि आप लोगों से प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा इन सभी को मिला करके, क्योंकि आपका जो पेपर कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और आप लोग को मालूम ही है कि हम लोगों के जो बोर्ड है, बोर्ड उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो है 50% आता है और 50% जो है सब्जेक्टिव आता है। तो हिंदी का कैसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा, वो आप 10वां में भी पैटर्न जान रहे होंगे कि हिंदी का जो 100 अंक का जो हमारा पेपर है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग आपका ऑब्जेक्टिव का हो जाता है 50% का, यानी इसमें आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑप्शनल टाइप के, जिनमें से आपको 50 बनाने होते हैं, 50 छोड़ने होते हैं। और ये दोनों बुक से और व्याकरण से रहता है। मतलब 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है, जिनमें से 50% आपको बनाना है, यानी 50 बनाना है। तो बुक और ग्रामर से आपके प्रश्न जो है यहाँ पर बनते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँगा सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव भी आपका 50% होता है, 50% होता है। 50% जो बुक और व्याकरण दोनों से होता है। अब इसमें बुक से आपको 3 क्वेश्चन मिलता है और व्याकरण से आपको जो है 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए आते हैं। ऐसे आपका क्या है, पैटर्न चलता है एग्जाम का हिंदी का। आगे और भी जब मैं सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा तो उसमें भी एग्जाम पैटर्न बताऊंगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एक सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में क्या रहेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मैं बताया कि 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन आपको 100 प्रश्न मिलते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। ठीक, तो 100 नंबर के होते हैं, लेकिन आपको 50 जो क्वेश्चन जो अटेंड करना है, 50 आपको कोई छोड़ देना है जो ऑप्शनल है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि विषयनिष्ठ प्रश्न में, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 नंबर का होगा, तो इसमें जो 6 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो 3 बुक से होते हैं, 3 ग्रामर से होते हैं। तो 3 बुक से कौन कौन है, 3 ग्रामर से क्वेश्चन कौन कौन है, तो आपको ग्रामर से निबंध मिलता है, और इसके बाद जो है बुक से सप्रसंग व्याख्या करने के लिए मिलता है। तो निबंध आपका जो है 8 नंबर का होता है, और मिलता आपको कितना है, तो 6 निबंध दिया जाता है। कहा जाता है कि कोई एक आप बनाइए, यानी निबंध 8 नंबर का है, कहा जाता है कि कोई एक आप बनाइए, 6 मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन अब जब 10वां में निबंध बनाए हैं तो आपको 10 अंक मिलते थे निबंध पर, लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपको जो है 8 अंक मिलेंगे निबंध बनाने पर। अब यहाँ पर 10 वाला बात नहीं है, यहाँ पर आपको 8 अंक मिलेंगे। इसी तरह बुक से जो सप्रसंग व्याख्या आता है, तो 4 जो है ना, आपको कहा जा रहा है कि 4 अंक का जो है सप्रसंग व्याख्या होता है। अब बनाना कितना होता है, 2 बनाना होता है, तो 8 अंक आपको मिलेगा। लेकिन सप्रसंग व्याख्या दिया कितना जाता है, तो 4 क्वेश्चन आता है, 2 आपको बनाना है, 2 आपको छोड़ देना है। यही लिखा हुआ है कि 4 में से 2 कोई बनाना है, 2 कोई छोड़ देना है। इसके बाद आवेदन पत्र या पत्र आता है,
5 अंक का, तो ये 2 दिए जाते हैं, यानी अथवा करके रहता है, कोई एक आपको बनाना होता है 2 में से एक। इसी तरह अगर लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे तो 10 प्रश्न आते हैं, कोई 5 आपको बनाना है, कोई 5 आपको छोड़ देना है, तो ये 10 अंक इसमें आपको मिलते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न भाई? तो 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 3 प्रश्न बनाना है, 3 छोड़ देना है, और ये 3 प्रश्न जो है 5-5 नंबर के होते हैं, तो कुल मिला के 15 मार्क्स जो है आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और संक्षेपण, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि एक आप लोग के लिए एक नया टॉपिक है, आगे जब हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें संक्षेपण में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा कि जो संक्षेपण है ये 4 नंबर का होता है, एक आपको बनाना है, 2 दिया जाता है, 2 को संक्षेपण रहेगा, कहेगा कि कोई एक आप इनमें से बनाइए, या तो आप पहला बनाइए या दूसरा बनाइए, जो आपको मन है। तो 2 में से आप एक बनाइएगा तो आपको 4 अंक मिलेंगे। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे मैं आपको और भी अच्छे से जानकारियां दूंगा क्लास के दौरान, आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि सिलेबस तो हम लोग देख लिए, एग्जाम पैटर्न देख लिए, तैयारी किस तरीके से हम लोग को करना है, ताकि आप लोग का जो है 90 से 95% जो है ना किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए। जैसे हम हिंदी की ही बात करेंगे तो ये प्लस पॉइंट सब्जेक्ट है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सब सब्जेक्ट को जो है ना छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि ये छोड़ो, ये तो हिंदी है, ये ऐसे है, ये आसान सब्जेक्ट है, ये हम बाद में पढ़ लेंगे, 1 महीना बचेगा, 10 दिन बचेगा, पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको शुरू से ही मेहनत करना है। ये जो 11th क्लास है ये आपका बेस है, तो इसमें आपको मुख्य रूप से हिंदी में, अगर आप बुक भी नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रामर पर जो है आपको ध्यान देना है। व्याकरण को आपको इसी सेशन में 100% आपको जो है ना मजबूत कर लेना है, ताकि जब 12th में आप जाइएगा तो वहां पर आपको क्या करना होगा? केवल रिवीजन करना होगा। केवल क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 12th क्लास में जो ना ज्यादा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव का हम लोग देखेंगे तो ज्यादातर ग्रामर से आते हैं, बुक से कम आता है। और सब्जेक्टिव में जो 3 टॉपिक है वो ग्रामर का ही है। तो जब तक हम पकड़ नहीं करेंगे तब तक तो हमारा 50% तो ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। तो 90 लाने का सपना क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको 90 लाना है तो ग्रामर को ध्यान अच्छे से देना है, ग्रामर पर पकड़ आपको बनाना है, और आपको अगर 90 से 95% स्कोर करना है तो पूरा चैप्टर को आपको सरल भाषा में एकदम तोड़ तोड़ करके समझना होगा। इसका खुद से नोट्स बनाना होगा, अपने हैंडराइटिंग पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना, याद करना होगा आपको चीज़ों को, और प्रैक्टिस ज़्यादातर महत्वपूर्ण है, तो प्रैक्टिस आपको करना है। जब आप नोट्स बनाइएगा तो आपको मुख्य रूप से जो चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर का खुद से जो क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, पीवाईक्यू को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो पूछा गया है, और एक्स्ट्रा जो है अलग से जो प्रश्न आए हैं एग्जाम में उसको भी पढ़ने का कोशिश करिएगा। जब आप ऐसे करिएगा तब आपका जो है 90% जो है चांस है आने का किसी भी सब्जेक्ट में। तो अगर आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत वाले विद्यार्थी हैं तो अभी से आप लग जाइए। आपका एडमिशन स्टार्ट भी हो गया, फॉर्म भरा भी रहा है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपना एडमिशन का फॉर्म भी नहीं भरा है तो वो लोग भी ज़रूर भर लेंगे, और अपना कॉलेज स्कूल जो अच्छे से चूज़ करेंगे, ताकि बाद में उनको कोई दिक्कत ना हो। कि बहुत सारे बच्चे अभी क्या करते हैं, गलत तरह चूज़ कर लेते हैं, फिर जब किसी स्कूल में नाम आता है तो सोचते हैं कि इसमें नहीं कराएंगे उसमें कराएंगे। तो अभी से ही आप लोग को ध्यान देना है और मेहनत में लग जाना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्रों में। और ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।